नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिन रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसकी शुरुआत शनिवार से हुई। पीएम मोदी ने कर्नाटक में सुबह एक रोड शो के बाद पीएम ने बादामी और फिर हावेरी में जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें, इसके बाद रविवार को पीएम पहले रोड शो निकालेंगे और बाद में रैली करेंगे। पीएम ने बादामी की जनसभा में भ्रष्टाचार को कांग्रेस की पुरानी आदत बताया और कहा कि बीजेपी इसकी बीमारी का परमानेंट इलाज करने आई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जनता का समर्थन मांगते हुए कहा, कर्नाटक का यह चुनाव हमारे कैंडिडेट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। किस सहोदर सहोदरियरे, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने वर्षों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। कांग्रेस की लूट के सिस्टम को बीजेपी ने आधार, मोबाइल और जनधन अकाउंट का ऐसा त्रिशूल चलाया है कि उनकी सारी पुरानी आदतें तहस नहस हो गई है। बीते 9 इयर्स में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए, याद रखेंगे, मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखेंगे? उधर से आवाज आनी चाहिए, याद रखेंगे? याद रखेंगे? बीते 9 इयर्स में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए 29 लाख करोड़ रुपए गरीब और मध्यम वर्ग के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए। ये पूरा का पूरा पैसा एक नए पैसे की चोरी के बिना लोगों के पास पहुंचे। अगर यही कांग्रेस सरकार के समय होता तो इसमें से 24 लाख करोड़ कांग्रेस के नेता ही लूट लेते। राजीव गांधी का जो हिसाब था, उस हिसाब से 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ वो ही खा जाते। अब आप बताइए, किसी का 24,000 का नुकसान हो जाए तो वो दुखी हो जाता है। यहां तो मोदी ने कांग्रेस का 24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। अब यही पैसे देश के विकास में काम आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस मुझे गाली देगी या नहीं देगी, मुझे बताइए? सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी सरकार ना सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग को उनके हक का पैसा दे रही है, बल्कि उनके पैसे बचाने का प्रयास भी कर रही है। बीजेपी सरकार ने जो सस्ते एलईडी बल्ब देने का अभियान शुरू किया, उसकी वजह से आज देश के नागरिकों के हर साल 20,000 करोड़ रुपए बिजली बिल में बच रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। सस्ती दवाइयों वाले जन औषधि स्टोर्स की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। हार्ट के स्टेंट की कीमत कम करने से, नी इम्प्लांट में कीमत कम करने से भी गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 15,000 करोड़ रुपए बचे हैं। कर्नाटक चुनाव में धुआंधार प्रचार में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां बजरंग दल को बैन करने के मुद्दे पर
जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, वहीं कर्नाटक वासियों को यूपी आने का न्योता दिया। सुने क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रवाद के लिए समर्पित, अपनी सामाजिक सेवा के लिए जगविख्यात श्री हनुमान के अनन्य सेवक के रूप में बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। बजरंग दल को बैन करने का मतलब कांग्रेस के द्वारा सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हो रहा है और कोई भी हिंदू समाज का नागरिक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस या जेडीएस की गवर्नमेंट जब थी तो इन्होंने प्रजा के लिए, कर्नाटका के लिए क्या किया? इन्होंने केवल पीएफआई को प्रोत्साहित किया, पर्व और त्योहारों में व्यवधान पैदा किया, दंगे करवाते थे, अराजकता पैदा करते थे। जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धति के साथ संपन्न किया जाएगा। सैकड़ों वर्षों के इंतजार को समाप्त किया जाएगा और उसमें मैं अपने बजरंगबली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। उस पर्व में आप भी सहभागी बने। प्रभु राम का यह सेवक आपकी सेवा के लिए, आपके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश में इंतजार करेगा। इस दृष्टि से आपको आमंत्रण देने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को फिल्म द केरल स्टोरी की आलोचना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म आतंकवादियों के मंसूबों को उजागर कर रही है, तो ऐसे में फिल्म का विरोध करने के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है? कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। वो राम को काल्पनिक भी बता सकते हैं। भगवान राम के जो रामलला का मंदिर बनना था उसमें भी अवरोध पैदा कर सकते हैं। वो राम सेतु पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं। बजरंग बली पर भी कांग्रेस के जो बयान आए वो इतने शर्मनाक थे। अगर कांग्रेस इतनी हिंदू विरोधी है और दूसरी ओर अगर द केरला स्टोरी में अगर ये सच्चाई बताएगी कि किस तरह से आतंकवाद को बढ़ाने के लिए हिंदुओं की बेटियों को किस तरह से अपने झांसे में फंसाया जाता है, सच्चाई बताई गई है। और ये कितना बड़ा रैकेट आतंकवाद को बल देने के लिए है और हिंदू बेटियों के साथ जो किया जाता है उसकी भी एक सच्चाई घटनाएं बताई गई है। आखिरकार कांग्रेस सच्चाई को क्यों छिपाना चाहती है? केरला स्टोरी का विरोध करती है, कश्मीर फाइल्स का विरोध करती है। अगर कांग्रेस की यही मानसिकता है तो ये अपने आप में दिखाता है कि वोट के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। पीएफआई के ऊपर जो चल रहा है देखिए, पीएफआई एक प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कांग्रेस जब कर्नाटक में थी तो इन्होंने पीएफआई के सदस्यों को छोड़ भी दिया। सिद्धरमैया जी की सरकार थी। अपने आप में दिखाता है कि आतंकवाद को बल देने वाले और जो धर्म के नाम पर भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अपनी वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाती है और हिंदुओं को बदनाम करने का काम और हिंदू आतंकवाद का नाम देने का काम जो कांग्रेस ने किया और जो ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा जी कहते हैं और बाटला हाउस कांड के आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया गांधी जी फूट फूट कर रोती है। एक नहीं अनेक उदाहरण कांग्रेस के मिलेंगे जहां पर आतंकवादियों की सोच का समर्थन करने वाले या आतंकवादियों के
परिवारों के बीच में जाकर भी ये लोग उस तरह से जाके वोट बैंक की राजनीति करते रहे जो देश के हित में नहीं था। जयशंकर जी ने जिस तरह से कल शनिवार को किंग चार्ल्स III का ऐतिहासिक और भव्य राज्य अभिषेक हुआ। लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में एक धार्मिक समारोह में उन्हें यूनाइटेड किंगडम के राजा का ताज पहनाया गया। आपको बता दें, किंग चार्ल्स का 74 साल की उम्र में राज्य अभिषेक हुआ है, जिसके साथ ही समारोह में किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला भी आधिकारिक रूप से क्वीन कंसर्ट्स के क्वीन बन गईं। ताजपोशी की यह परंपरा लगभग 1000 साल पुरानी है और ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद हुई है। इससे पहले 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह देखा गया। जिस रास्ते से ब्रिटिश किंग का काफिला गुजरा, वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। मुरादाबाद के एसडीएम कार्ट के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सर पर चोट लगने से हुई ड्राइवर जयदेव की मौत। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी। आज जनपद के मझोला थाना इलाके के बुद्धि विहार में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब कांट के एसडीएम के ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मृतक के शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं घटना का संज्ञान तुरंत ही पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा लिया गया, जिनके द्वारा मामले में जाँच की बात कही जा रही है। वहीं एसपी सिटी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तमाम साक्ष्य जुटाए गए हैं। और इसके साथ ही वहीं मृतक के परिवार वालों के द्वारा उसके ही मृतक के भाई के ऊपर एक आरोप लगाए गए हैं। जिन सभी आरोपों की जांच भी मुरादाबाद जनपद में पुलिस के द्वारा की जा रही है। मझोला पुलिस के द्वारा मृतक के शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के द्वारा पूरे प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। शारिक सिद्दीकी, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह के कार्यक्रम में डीजे को लेकर बारातियों और घरातियों में जमकर विवाद हो गया, जिसके चलते बारात में आया एक युवक इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। मुजफ्फरनगर में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर बाराती और घरातियों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में बारात में आया एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों द्वारा तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित परिजनों के द्वारा तत्काल पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। इस मारपीट की सारी वीडियो एक ग्रामीण द्वारा अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जो इस समय पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, पूरा मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का है, जहां गांव में आई एक बारात में डीजे पर डांस करने को लेकर बाराती और घराती आमने सामने आ गए। मामूली से हुई इस कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल युवक को तत्काल पीड़ित परिजनों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिजनों के द्वारा थाने में तहरीर तो दे दी गई है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस, जय हिंद। लखीमपुर में मां बेटी की हत्या का खुलासा हुआ है। जमीन विवाद को लेकर दामाद ने ही सास और साली की हत्या की थी। हैदराबाद पुलिस ने ही की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रामजी सिंह। लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बताते चलें, 2 अप्रैल को देवीपुर गांव में डबल मर्डर हुआ था, जिसमें सास और उसकी जो बेटी है जो विकलांग थी उसका मर्डर कर दिया गया था। और जो एक ब्लाइंड मर्डर था, जिस तरीके से पुलिस ने और सर्विलांस टीम जो उसने जिस तरीके से साक्ष्य सबूत जुटाए थे, उसमें जो आरोपी जो निकला, जो उसी का दामाद निकला। 4 बीघा जमीन के लिए उसने अपनी सास और अपनी साली का कत्ल कर दिया। आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस के खुलासे जो सर्विलांस टीम है उसके द्वारा जो पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा है मौके पर गए थे, उन्होंने विजिट किया था। खुलासे को लेकर जो है उन्होंने जो एक हेड दीवान है उसकी भी एक तारीफ की है, उसको भी अलग से उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजी सिंह। फर्रुखाबाद में डीसीएम और बाइक की आमने सामने भिड़ंत से बाइक सवारों की मौत हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आदेश यादव। फर्रुखाबाद में उस समय हड़कंप मच गया। 2 बाइक सवार जो है क्या नाम अपने किसी काम से
बाइक से जा रहे थे। वहीं कंपिल थाना क्षेत्र में जो है एक तेज रफ्तार डीसीएम ने दोनों बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे जो है दोनों बाइक सवारों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौत होने के बाद जो है वहाँ हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद सूचना जो है लोगों ने वहाँ मौजूद लोगों ने सूचना जो पुलिस मौके पर पहुँची और पहुँचने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है और दोनों शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। जिस तरीके से दोनों की मौत हुई है वहाँ हड़कंप मच गया, काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई है और उसके बाद जो है पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों सबको कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। डीसीएम चालक जो है दोनों सबों को कुचलने के बाद दोनों व्यक्तियों को मौके से फरार हो गया है। अब पुलिस उस डीसीएम चालक की तलाश में जुटी हुई है। मामला कंपिल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से इंडिया वॉइस के लिए आदेश। कुछ दिनों पहले राणा और उसके बाद दुजाना का एनकाउंटर हुआ, लेकिन अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष दल शांत बैठे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या धर्म की राजनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहले राणा फिर दुजाना, मगर अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर बवाल करने वाली सियासत दुजाना पर मौन है। जी, जिस असद के एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर मायावती और मायावती से लेकर ओवैसी तक ने सियासी महाभारत छेड़ी थी, अब वही सियासतदान यानी कि विपक्ष के नेता दुजाना के एनकाउंटर पर एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्यों खामोश है सियासत? क्या असद पर सियासी आंसू सिर्फ धर्म की राजनीति का हिस्सा थे? याद कीजिए वो पुराने बयान। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। केवल हम लोगों ने नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सवाल उठाए थे कि गाड़ी आखिरकार कैसे पलट गई। उससे पहले वहां पर एक यादव जाति का नौजवान था, उसकी पुलिस से और पुलिस मिलकर के उसकी हत्या की, वो भी एक फेक इनकाउंटर दिखाया। कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो और तस्वीरें देखी होंगी जहां पर एक माँ बेटी, प्रशासन के लोग बुलडोजर चलाए और सबने उसको देखा, जलते हुए माँ बेटी मर गई। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में एक मुख्यमंत्री जी के स्वजाति की जान चली गई। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। दरअसल गुरुवार को मेरठ में एक मुठभेड़ के दौरान खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को मार गिराया गया। वैसे सिर्फ दुजाना ही नहीं बल्कि असद के एनकाउंटर से पहले याद कीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खौफ का साम्राज्य चलाने वाले, हत्या, धमकी, लूट, अपहरण के बल पर लोगों को डरा कर रखने वाला बिजनौर का हिस्ट्री शीटर आदित्य राणा का भी एनकाउंटर हुआ था। तब भी सियासत ने सवाल नहीं उठाया था, मगर असद और अतीक की मौत के बाद सियासी बवाल जरूर हुआ। ऐसे में सवाल ये कि दुजाना पर क्यों नहीं अब तक कोई बयान आया। सवाल ये कि अपराधियों पर सियासी आंसू क्यों बहाया। सवाल ये भी कि क्या जाति धर्म के आधार पर सियासत हो रही है। दुजाना पर विपक्ष ने सवाल क्यों नहीं उठाया। अत्यंत दुखद और शर्मनाक है कि विपक्ष अपराधियों की भी जात पात और उनके धर्म को लेकर के वोट की राजनीति करता है। अतीक और अशरफ
की हत्या को लेकर के जिस तरह से सवाल विपक्ष खड़े कर रहा था और जाति और मजहब की बात कह रहा था, कि आरोप लगा रहा था सरकार के ऊपर कि जात और मजहब देख करके अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वही विपक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी अनिल दुजाना की एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में इनकाउंटर को लेकर के मौन साधे हुए है। तो यह विपक्ष की राजनीति का बहुत ही शर्मनाक पहलू है कि अपराधियों में भी वोट की राजनीति के चलते जात, पंथ, धर्म और संप्रदाय को पूछता है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।